हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आकाश गुजर। तो जैसे कि आप जानते हो, काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो आ रही है मेरी, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था ड्यू टू माय जॉब। और मैंने अभी हाल फिलहाल में ही शॉर्ट आउट किया है, सारी जॉब वॉब से रिलेटेड चीज़ें थी। होपफुली आपको आगे बहुत जल्दी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और थैंक यू उन सभी भाइयों के लिए जो सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो आज मैं जो वीडियो बना के आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो है ओनरशिप रिव्यू मेरी स्विफ्ट डिजायर सीएनजी कार का। क्योंकि जो मेरी स्विफ्ट डिजायर सीएनजी कार थी, जो मैंने इसका माइलेज टेस्ट किया था, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे। तो मुझे लगा क्यों ना इसका 2 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना चल चुकी है। ये चल चुकी है 46,456 किलोमीटर। और शायद आपको अब दिखे ये, तो 46,000 किलोमीटर ये अप्रोक्सीमेट मैंने ली थी अप्रैल 2022 में ली थी। और अप्रैल 2022 से इसको अप्रोक्सीमेट 21 महीने हो चुके हैं। और ये मैंने सिंगल हैंडेडली चलाई है। तो 45,000 प्लस अगर आप कोई भी कार ड्राइव करते हो तो उसके प्रोज और कॉन्स आप अच्छी तरीके से जान जाते हो कि इसका क्या प्रोज है इस कार में और क्या कॉन्स है इसमें। तो आज ये वीडियो बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। शायद यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूबर ने इतनी डिटेल्ड वीडियो नहीं डाली होगी स्विफ्ट डिजायर सीएनजी की। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा वेट ना लेते हुए। तो सबसे मेन पार्ट है इसका, इस कार को लेने का, कि ये कार मैंने इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना, उसको देखते हुए ली थी। और सीएनजी में जब ये कार आई तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये कार थी। क्योंकि ये एवरेज देती है, कंपनी क्लेम करती है 31 किलोमीटर का, और मैं इसकी 1 टैंक सीएनजी में 270 प्लस एवरेज लेता हूँ हाईवेज पे। और लोकल में 210 आराम से चल जाती है। तो आप इस चीज़ से भी देख सकते हैं कि मैं 500 रुपये का इसमें डलाता हूँ सीएनजी, और ये अप्रोक्सीमेट मुझे 3 दिन 4 दिन मेरे आराम से निकल जाते हैं। तो मुझे इकोनॉमिकल पड़ रही है, जैसे आप बुलेट चला रहे हो उसकी कॉस्ट मुझे पड़ती है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ इसके एवरेज, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो इसकी अभी मेजर सर्विस होने वाली है 50,000 किलोमीटर वाली। तो वो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा, 50,000 किलोमीटर वाली सर्विस। और अब तक जो इसकी सर्विस कॉस्ट है वो 4500 से लेके 5,000 के बीच में ही आई है। मतलब जब मैंने इसकी सर्विस कराई है, इसकी हाईएस्ट गई है 4,700। इससे ऊपर कभी भी इसकी सर्विस नहीं गई। अनदर रीज़न कि इसके जो प्रोज में सबसे बड़ा वैल्यू फॉर मनी जो डालता है इस चीज़ को, ये है। और तीसरा कि जो ये कार है, आप इसको कहीं भी किसी भी जो वर्कशॉप होते हैं वहाँ लेके जा सकते हैं, और इसके जो पार्ट है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कार का। क्योंकि इससे पहले मेरे पास पोलो कार थी, और आप जानते हो पोलो कार का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि उसके जो पार्ट्स थे वो हर वर्कशॉप पे अवेलेबल नहीं होते। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मेरे लिए एडवांटेज रहा इस कार को लेने का। और इसके अनदर एडवांटेज की मैं बात करता हूँ, तो मुझे इसमें जो सिटिंग कंफर्ट है ना, मुझे इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। एक तो ये अंडर थाई सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है। और जो इसकी सीट है, ये मॉडल है VXI। तो VXI सीएनजी में मुझे इसमें एक तो ये मिले थे, सीट कवर मिले थे कंपनी की तरफ से ही। स्टीरियो मिल गया था। जो इसका हैंडल है उसमें आपको इंफोटेनमेंट की सारी वॉल्यूम और यहाँ से सारे फ़ोन वगैरह के सब कुछ मिल गया था मुझे। डिजिटली आपकी MID थी इसमें। तो जो मुझे मेरी बेसिक नीड थी, ऑल पावर विंडोज़ वगैरह मिल गई थी। और इसका जो इंटीरियर है वो भी मुझे काफ़ी डैशिंग लगा। तो एक इसका जो अनदर एडवांटेज है मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि मुझे सीडान कार ही पसंद थी, और उस टाइम पे वैगनार में सीएनजी आ रही थी, स्विफ्ट नॉर्मल स्विफ्ट और बलेनो उस टाइम पे सीएनजी में थी नहीं। तो जो मेरे अकॉर्डिंगली जो इसका एक और एडवांटेज था वो था इसका बूट स्पेस। अब मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ इसका एक बार। तो इस कार में सीएनजी सिलेंडर पीछे होता है, जैसे कि आप जानते हो। और इसका जो बूट स्पेस है आफ्टर सीएनजी सिलेंडर भी काफ़ी ज़्यादा आपको ये प्रैक्टिकल लगेगा, क्योंकि इसका जो माउंट किया है वो काफ़ी हाई माउंट किया हुआ है। और इसके नीचे भी काफ़ी स्पेस आ जाता है। जो आपके ऑफिस के बैग्स होते हैं वो मैं इजीली यहाँ पे रख लेता हूँ। हालांकि मैं तो ऑफिस हमेशा अकेला ही जाता हूँ, तो उस टाइम पे मैं आगे ही प्रेफर करता हूँ वो चीज़ें रखना, लैपटॉप वगैरह।
बट अगर आप अपना कैरी बैग वगैरह रख सकते हो, साइड में भी आप काफ़ी अपना कैरी बैग रख सकते हैं, जैसे मैंने भी रखा हुआ है ये, और यहाँ पे भी आप कैरी बैग रख सकते हैं, नीचे भी आप काफ़ी अपना सारा सामान रख सकते हैं। और अनोदर रीज़न था जो इसका जो एक्स्ट्रा व्हील होता है वो उन्होंने नीचे माउंट किया हुआ था। हाई माउंट करते हैं, इस वजह से उसको निकालने में और उसको अंदर डालने में इनको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो इसका एक ये अनोदर एडवांटेज है कि इसमें बूट स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो इसके अनोदर एडवांटेज में आती है, जैसे कि मेरी हाइट 6 फीट है और मैंने अपनी ड्राइविंग कंफर्ट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट की हुई है। तो आप देख सकते हो, अगर कोई 6 फीट का भी इंसान है और वो आगे ड्राइव कर रहा है तो आप इसमें इजीली देख सकते हो, जो पीछे आती है आपको इतना अच्छा स्पेस मिल जाता है। आप इजीली आप इसमें थाई सपोर्ट देख सकते हैं, अंडर थाई सपोर्ट, लेग स्पेस आप देख सकते हैं कितना अच्छा आपको लेग स्पेस मिल जाता है। हेडरेस्ट वगैरह तो आपको मैंने एक इसकी डिटेल्ड वीडियो है उसमें दिखाया हुआ है। इसमें सबसे प्लस पॉइंट और है, इसमें जो हैंडरेस्ट मिलता है, अगर आप लंबे सफर पे जा रहे हो तो आप इजी अपना यहाँ पे हैंडरेस्ट रख सकते हो। पहले क्या होता था, कंपनी इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स नहीं देती थी, अब कंपनी ने वो भी देना स्टार्ट कर दिया है। 12 वॉट का सॉकेट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। मुझे लगता है एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके लिए जो सफिशिएंट जितने भी फीचर्स होते हैं वो इस कार के अंदर है। आप इसमें ये भी देख रहे हो, पावर विंडो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारी चीज जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं उसमें आपको जो एक प्रॉपर फीचर्स वाली कार चाहिए वो आपको ये प्रोवाइड करा के देती है। जो इसका अनोदर बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं एक गांव में रहता हूँ, तो गांव के हिसाब से जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे पास पहले पोलो थी वॉक्सवैगन की, और उसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम था कि वो ब्रेकर्स पे उसका जो ऑयल चैम्बर था काफ़ी बार टूटा था। मैंने 3 बार उसके ऑयल चैम्बर को रिप्लेस कराया था। तो जब भी मैं कार ले रहा था तो मेरे माइंड में ये था कि जो भी कार होगी वो उस अकॉर्डिंगली होगी कि एटलीस्ट ब्रेकर्स पे आपको जो ऑयल चैम्बर का जो प्रॉब्लम है वो कभी ख़त्म ना हो। तो आप जैसे देख सकते हो उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और ये आपको मैंने दिखा रखा है 46,000 प्लस चली हुई है। तो आप इसके टायर्स भी देख सकते हो कि इसके भी टायर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हैं। आप देख सकते हो इसमें जो डेप्थ है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है इसके टायर्स भी शायद 60,000 तो आराम से चली जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा अनोदर एडवांटेज है इसका। इसमें एक और मैं प्लस पॉइंट जो बताने वाला हूँ वो है इसकी सीएनजी फिटमेंट के लिए। तो जैसे आप इसके सीएनजी फिटमेंट देखोगे, आप अगर एक्सटर्नल सीएनजी डलवाते हैं ना तो उसमें सीएनजी जो फिटमेंट होती है वो काफ़ी, जो उसके वायर्स होते हैं वो काफ़ी आपको बाहर दिखेंगे, ऐसे इस तरीके से बाहर दिख रहे हैं। इसमें आप बता भी नहीं सकते इसमें सीएनजी कहाँ फिटेड है। तो कंपनी फिटेड सीएनजी कार लेने का सबसे बड़ा जो मेरा एडवांटेज था, 4 सिलेंडर कार है, मैं एक्सटर्नल सीएनजी लगवाना नहीं चाह रहा था। तो इसका सबसे बड़ा यही था कि आप अगर एक्सटर्नल सीएनजी नहीं चाहते, उसमें एक तो परफॉर्मेंस उसकी ख़राब हो जाती है, ऊपर से जो उसकी इंजन में जो फिटमेंट है वो नीट एंड क्लीन नहीं होती, आपको वायर्स दिखेंगे चारों तरफ। इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसकी सीएनजी फिटिंग है। और दूसरा इसमें जो इंजन प्रोटेक्टर गार्ड है ना, पहले कैमरामैन आप जरा फोकस करिए इसमें, जो इसका इंजन प्रोटेक्टर गार्ड है पहले कंपनियां नहीं देती थी इस चीज़ को। अब कंपनी ने इस चीज़ को, जो इसकी ड्रॉबैक थी उसको इन्होंने सुधारा है और इसमें इंजन प्रोटेक्टर गार्ड दिया है। और आप देख सकते हो जैसे अगर आपकी कार कहीं भी ख़राब हो जाती है तो जो भी सर्विस करने वाले हैं उनके लिए किसी कार में क्या होता है, इंजन जब वो रिपेयर करते हैं तो उनका हाथ ही नहीं जाता। तो आप ये भी देख सकते हो इसमें काफ़ी मतलब आपको जगह दिख जाएगी, इस तरीके से काफ़ी ये खाली खाली दिखता है, जो कि गाड़ी की परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेके आता है। नॉइस कैंसुलेशन भी आप देख सकते हो। और ये भी एक अनोदर रीज़न था। तो इस कार के मैंने जितने भी एडवांटेज थे मैंने आप सबको बता दिए हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इसके जो कौन सा वो कब बताए जाएंगे। तो अब मैं आपको इसके जो इसमें खामियां हैं इस कार में, मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ इसकी चाबी से। मैंने ये कार 9,20,000 में ली है और मैं डिजर्व करता हूँ कम से कम एक स्मार्ट की। जैसे आप देख रहे हो कि इसमें वही अब से 10 साल पहले जो इसकी की आती थी, मारुति वाले इसको चेंज ही नहीं कर रहे। पता नहीं इससे उनको क्या तो लगाव है और क्या लगाव नहीं है।
तो मेरा मारुति वालों को ये सजेशन है, कम से कम एक स्मार्ट की इंसान डिजर्व करता है अगर वो 9,20,000 के आसपास आपको पैसे देता है। और जो इसका सबसे बड़ा जो इसका कॉन्स में आता है वो इसका है सेफ्टी इशू। जैसे कि आप सब जानते हो इसकी सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है कि मारुति कार हमेशा सेफ्टी को लेके कभी भी सोचते नहीं है कि आपको सेफ्टी रेटिंग्स के बारे में नहीं सोचते हैं, एनकैप के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये चीज़ है, इसके लिए मैं एग्री करता हूँ। स्विफ्ट डिजायर सीएनजी की जो एनकैप रेटिंग थी वो थी 2 स्टार ओनली। हालांकि जो स्विफ्ट डिजायर आ रही है, अब सेफ्टी रेटिंग में मैं इसको कवर अप नहीं कर सकता कि मैं इससे बोलने लग जाऊं नहीं इसकी सेफ्टी काफ़ी अच्छी है। और सेफ्टी वेरी भी करती है कस्टमर टू कस्टमर, क्योंकि मुझे पता है मेरी ड्राइविंग स्टाइल है, मैं 60 से 80 के बीच में ही चलाता हूँ। हाईवेज पे मैं 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलाता हूँ और लोकल में मैं 50-60 के आसपास ही चलाता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक आज तक कुछ इतना बड़ा कुछ हुआ नहीं है इस कार के अंदर। बट हाँ, ये ज़रूर है, अगर ये कार मोटरसाइकिल या रिक्शे वाले से भी टकरा जाती है तो इसमें जो इम्पैक्ट होता है वो टाटा की कार्स में नहीं होगा। इसमें ये ज़रूर है, इसकी सेफ्टी एक सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर आपको सेफ्टी सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई मेरी ड्राइविंग स्टाइल थोड़ी रैश है तो मुझे सेफ्टी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखनी पड़ेगी, मेरे साथ वैसा नहीं है। मुझे लगता है मेरी ड्राइविंग स्टाइल जो है वो काफ़ी सेफ़ है और मैं काफ़ी सेफली गाड़ी ड्राइव करता हूँ। और वही रीज़न रहा है कि मैंने इसको अब तक 45,000 चलाने के बावजूद मुझे आज तक कोई इतना बड़ा मेजर इंसिडेंट मैंने नहीं देखा है। यहाँ पे भी इनका आप देख सकते हो, ये फाइबर है सारा का सारा, यहाँ पे भी आपको स्टील वगैरह का नहीं मिलता, ये ठीक है, ये फाइबर में आता है सारा का सारा। और जब आप पीछे जाओगे आपको यहाँ पे स्टील मिल जाएगी, बट ये आपको फाइबर में ही मिलेगा। तो सेफ्टी रेटिंग का इसका कंसर्न ज़रूर है और होप सो अगर आगे मारुति वाले स्विफ्ट वगैरह का नेक्स्ट जनरेशन करने वाले हैं तो शायद हो सकता है वो सेफ्टी रेटिंग्स पे भी थोड़ा ध्यान दे। बट वही बोला जाता है, अगर ये सेफ्टी रेटिंग्स पे ध्यान देंगे तो इनका जो एवरेज है, जो इकोनॉमिकल गाड़ी पड़ती है वो इनको नहीं पड़ेगी। जितनी गाड़ी लाइट होती है उतना उसका एवरेज बढ़ जाता है। और तो इसका जो थर्ड सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि इस कार में सीएनजी फिलिंग जो आपकी कैप दी गई थी वो एक्सटर्नली दी गई थी। तो इन्होंने स्टार्ट की थी जब स्विफ्ट डिजायर आई थी एस टूर करके, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ दिया था। उससे पहले क्या होता था, जहाँ से हम पेट्रोल फिल कराते हैं उसी में सीएनजी का पंप होता था। तो सेम हाल है इसमें भी, आपको कुछ इस तरीके से सीएनजी फिलिंग कैप मिल जाती है एक्सटर्नली। और तो डिजायर और जो अब नॉर्मल स्विफ्ट आ रही है, जो उसके ओनर्स हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न सिर्फ ये होता है कि अगर ये फिलिंग कैप बाहर है तो फिलिंग कैप बाहर होने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। हालांकि आप इसमें भी जुगाड़ करा सकते हैं, जो कि मैंने किया हुआ है। अगर आपकी फिलिंग कैप बाहर है और उसके बाद अगर आपकी, क्योंकि अटैच भी सिर्फ एक धागे से है, कोई भी इंसान इसको कट करके लेके जा सकता है और इजीली इस चीज़ को चुरा भी सकता है, और ये काफ़ी महंगी भी आती है। तो मैंने इसमें जुगाड़ किया हुआ है, मैं कंपनी गया और मैंने कंपनी को बोला कि मुझे ऑटो कट चाहिए, मतलब कि अगर ये कैप लगा भी ना हो तो मेरी कार स्टार्ट हो जाए। और मैं आपको ये डेमो भी करके दिखा सकता हूँ। ये अभी बाहर है और कैमरामैन भी हमारा बाहर रहेगा, मैं इसको भी स्टार्ट करके दिखा दूंगा आपको। कैमरामैन उसी पे फोकस करो, जो फिलिंग कैप है वो बाहर दिखनी चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने कार स्टार्ट कर दी और फिलिंग कैप आप देख भी रहोगे वो बाहर ही लटका हुआ है और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई इस चीज़ में। तो एक दो भाई लोग बोल रहे थे, क्योंकि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी तो उसमें था कि कंपनी से स्टार्ट नहीं होती, तो ये वाला रीज़न था। ऐसा कुछ नहीं होता, ये स्टार्ट हो जाती है। और जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये मैंने बाहर किया और उसके बाद अब मैंने कार को ड्राइव करके दिखाया। तो आप भी करा सकते हैं इस चीज़ को। आप कंपनी में जाएं, सर्विस कराते टाइम बोल देना कि हम इसको ऑटो स्टार्ट कराना चाहते हैं, वो बस इसका सेंसर होता है वो उसको हटा देंगे। इससे आपकी जो वैलिडिटी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके
इंश्योरेंस क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन स्टार्ट और एंड होने में भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब इसका जो अनदर डिसएडवांटेज पॉइंट है मेरे हिसाब से, वो इसकी रही है बैटरी। अब ये शायद हो सकता है मेरे ही केस में रहा हो, क्योंकि मैंने जब जब सर्विस कराई मैंने स्पेसिफिकली बैटरी के लिए कभी कुछ नहीं बोला, और शायद वही मेरा रीज़न रहा है कि इस कार के अंदर जो बैटरी थी वो 45,000 चलने के बाद ही मुझे चेंज करानी पड़ी। और मैंने उसका रीज़न पता करा तो मुझे पता लगा जो सर्विस वाले होते हैं उन्होंने उसमें कभी पानी डाला ही नहीं। तो जब भी आप अपनी बैटरी चेक करते हैं तो उसमें आप ये जरूर देखें कि सर्विस वाले उसमें पानी जरूर डालें, वरना आपकी बैटरी वही 45-50,000 किलोमीटर चलती है और वो फिर खराब हो जाती है। और इसमें एक और डिसएडवांटेज है, हालांकि मेरा VXI मॉडल है पर मुझे लगता है ये बेसिक नीड्स हैं। फॉग लैंप, जैसे अब सर्दियां स्टार्ट हो गई तो आपको फॉग लैंप मिलने चाहिए मेरे हिसाब से तो। और ये भी होता है कि आप अगर इसके ZXI वेरिएंट पे जाओगे तो वहाँ आपको फॉग लैंप और जो हेड लैंप है वो LED में दिखते हैं। पर आप अगर अच्छी मोटी खासी रकम लेते हैं 9,20,000, उसमें एक फॉग लैंप और एक हेड लैंप LED में देने में मुझे लगता है वो कॉस्ट कटिंग वाली चीजें हो जाती है। कंक्लूड करूं पूरा जो इस वीडियो का कंक्लूजन अगर मैं करता हूं वो यही आती है, इसके डिसएडवांटेज में इसकी बिल्ड क्वालिटी पे काम किया जा सकता है, इसकी जो बैटरी हेल्थ है उस पर थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है, और जो बेसिक फीचर्स होते हैं फॉग लैंप में मुझे लगता है आजकल ये बेसिक फीचर्स में, अगर आप दिल्ली NCR वाले एरिया में रहते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है तो फॉग ज़्यादा होता है, तो आपको फॉग लैंप की नीड होती है। और कंपनी को ये देखना चाहिए कि बेस वेरिएंट से आपको फॉग लैंप वगैरह दें। अगर वही मैं इसके एडवांटेज की बात करता हूँ तो इसकी अच्छी खासी लिस्ट हो जाती है। तो फर्स्ट होता है इसकी एवरेज, मुझे ईजिली एवरेज दे देती है 32-31 ऑन हाईवे। मतलब अगर मैं इसकी CNG फिल कराता हूँ तो ये अप्रोक्सीमेट 270 से 280 किलोमीटर मैंने चलाई है फुल टैंक CNG में, और उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। और दूसरी चीज होती है इसकी जो सर्विस है, सर्विस कॉस्ट इसकी बहुत ही चीप है। आप अगर बुलेट बाइक ओन करते हैं तो आपको पता होगा उसके भी सर्विस कॉस्ट 3,000 से 5,000 के बीच में आती है, और मैंने इसकी जितनी भी सर्विस कराई वो 4,000 से 5,000 के बीच में ही आई है, और हाईएस्ट कॉस्ट मेरी रही है 4,700, उससे ऊपर मैंने एक भी रुपये नहीं दिए इनको। तीसरा चीज है इसमें जो कंफर्ट है, कि मैंने ये कार मैं खाटू श्याम और सालासर बालाजी वाले टूर पे भी गया था, वो मुझे पड़ा था 900 किलोमीटर, और वो मैंने सिंगल हैंडेडली ड्राइव किया कार। तो इसमें कंफर्ट इतना है कि आप इजीली उसको 900-1000 किलोमीटर इजीली ड्राइव कर सकते हैं। और चौथा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे तो यही है कि भाई इसके स्पेयर पार्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं, बहुत ही चीपर उसमें मिल जाते हैं प्राइस में आपको इसके स्पेयर पार्ट। और हर जैसे कार के साथ है ड्रॉबैक्स और उसके एडवांटेज सब चीज़ के साथ हैं, सेम इसी कार के साथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अब से जितनी भी वीडियोस आती रहेंगी वो आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ही मिलेंगी। 3 या 4 दिन के अंदर आपको नई नई तरीके की वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। तो जो पहले गैप था 1 साल का, मैं उसको रिकवर करना चाहूँगा और काफ़ी न्यू वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो कीप सपोर्टिंग, और जो मेरी गुजर कम्युनिटी है मैं उसके लिए भी बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जितना हो सकता है। थैंक यू सो मच।